नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पादप अनुक्रमण के प्रकार एवं इसके विभिन्न चरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पादप अनुक्रमण। पादप अनुक्रमण से हमारा तात्पर्य है कि निर्जन क्षेत्र जहाँ पर पहले वनस्पति नहीं है, या फिर ऐसे भी क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पहले वनस्पति थी लेकिन बाद में किसी कारणवश, प्राकृतिक कारणवश या मानवीय कारणवश वनस्पति नष्ट हो चुकी है। ऐसे बेरन एरियाज पर वनस्पति के पनपने को और उसके अंतर्गत क्रमिक नए पादप समुदाय के विकसित होने होकर के अंत में चरम वनस्पति के विकसित होने तक के क्रम को हम पादप अनुक्रमण कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि निर्जन क्षेत्र में होने वाले दीर्घकालीन एक दिशीय पादप समुदाय परिवर्तन के क्रम को हम पादप अनुक्रमण कहते हैं। अब पादप अनुक्रमण के क्या कारण है? इस अनुक्रमण के कारणों के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं जलवायुवीय कारक। किसी स्थान विशेष की जलवायु में अत्यधिक बदलाव अगर हो तो वहां पर उपस्थित पेड़ पौधे ऐसे जलवायु परिवर्तन को लंबे समय तक सहन नहीं कर पाते हैं, जैसे आंधी, तूफान, अतिवृष्टि, सूखा व हिमपात आदि, एवं जिसके फलस्वरूप वहां के उस क्षेत्र में विद्यमान वनस्पति का विनाश हो जाता है एवं अनाच्छादित क्षेत्र बन जाते हैं, जिससे वहां पर पादप समुदाय विकसित होने के लिए एक है जो प्लेटफॉर्म मिल जाता है। दूसरा जो कारण है अनुक्रमण का वो है भू आकृतिक कारण। जब किसी स्थान की मृदा में कोई इस प्रकार के परिवर्तन हो या कि वहां की कोई लैंडफॉर्म में इस तरह का कोई परिवर्तन हो जिसके फलस्वरूप अनुक्रमण की प्रक्रिया की शुरुआत हो, तो हम इसे भू आकृतिक कारण कहते हैं। अब भू आकृतिक कारणों को हम फिर आगे देखते हैं। सबसे पहला है कि मृदा अपर्दन। बाढ़ में जल के बहाव से नदियों की धाराओं, वायु, समुद्र एवं वर्षा के जल से भूमि की ऊपरी परतों से मिट्टी का अपर्दन होता है, जिससे ऊपरी परत नष्ट हो जाती है और इसे हम मृदा अपर्दन कहते हैं। और पौधों की वृद्धि के लिए हम सभी जानते हैं कि मृदा की जो ऊपरी परत होती है सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। अतः इसके हट जाने से या नष्ट हो जाने से उस स्थान की वनस्पति भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि जब मृदा अपर्दन होगा तो वहां का अगर जलधाराओं के साथ में हो रहे थे तो अत्यधिक मात्रा में मृदा के वहां से हट करके अन्य स्थानों पर जाने से वहां पर वनस्पति दब जाने से भी है जो वहां का एरिया जो अनाच्छादित हो सकता है। इसके पश्चात इन एरियाओं में फिर है जो अनुक्रमण की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरा जो कारण है वो मृदा का जमाव, यानी समुद्र की लहरों या नदियों की धाराओं द्वारा मृदा को ले जाकर के अन्य स्थानों पर डालने से वहां पर मौजूद वनस्पति दब जाने से वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो बाद में ऐसे स्थानों पर वापस पुनः पादप अनुक्रमण प्रक्रिया द्वारा नए पेड़ पौधों के समुदायों का निर्माण होता है। और तीसरा कारण है पादप अनुक्रमण का वो है जैविक कारण, जिसके अंतर्गत हम सब देखते हैं कि बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, औद्योगिकरण एवं शहरीकरण आदि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट पहलू है, जिसके फलस्वरूप आज प्रतिदिन है जो वनस्पति को नष्ट किया जा रहा है। तो ये सभी कारण है जो पादप अनुक्रमण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं। अब हम देखते हैं अनुक्रमण के प्रकार। अनुक्रमण के मुख्यतः दो प्रकार बांटा गया है, प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीयक अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत हम देखते हैं कि यह अनुक्रमण की क्रिया पूर्ववर्ती पादप रहित क्षेत्रों में होती है, जहां पहले से कभी वनस्पति नहीं पनपी हो, जैसे रेतीले टीले, है ना, नग्न चट्टानें, भूकंप के बाद बनी नई झीलें, है ना,
आदि इस प्रकार के क्षेत्रों में जब अनुक्रमण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जहां पहले से कोई भी वनस्पति पनपी नहीं हो या नहीं रही हो, ऐसे स्थानों पर अगर अनुक्रमण की क्रिया होती है तो इस प्रकार के अनुक्रमण को हम प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं। वहीं द्वितीयक अनुक्रमण, इस प्रकार की अनुक्रमण प्रक्रिया में अनाच्छादित क्षेत्र पूर्ववर्ती सजीव या पादप समुदायों के नष्ट हो जाने से बनता है। यानी पहले वहां पर वनस्पति थी, लेकिन बाद में किसी प्राकृतिक कारणों से, जैसे बाढ़, भूकंप या भूस्खलन के कारण वो वनस्पति वहां उस क्षेत्र की नष्ट हो गई है। अगर ऐसे स्थानों पर है जो वापस पुनः अनुक्रमण की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इस प्रकार के अनुक्रमण को हम द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। अब अनुक्रमण के विभिन्न चरण, यानी किसी नग्न स्थान पर जाकर के वनस्पति की विकसित होने के जो क्या क्या चरण है, उन चरणों का हम जब क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अन्नाच्छादन, यानी पेड़ पौधों से रहित क्षेत्र के निर्माण की प्रक्रिया को हम अन्नाच्छादन कहते हैं। यहाँ अन्नाच्छादित क्षेत्रों का निर्माण विभिन्न परिघटनाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, मृदा अपरदन, मिट्टी आदि के जमाव के द्वारा संभव हो सकता है। दूसरा है आक्रमण या अतिक्रमण। इन अनाच्छादित क्षेत्रों में दूरस्थ स्थानों से विभिन्न प्रकार के पौधे सफलतापूर्वक इन आवासों में आकर के उग जाते हैं, जिसे हम आक्रमण या अतिक्रमण कहते हैं। और इस आक्रमण या अतिक्रमण की अलग अलग अवस्थाएं हैं, जिसके अंदर पहला है माइग्रेशन या प्रवास या प्रवर्जन, यानी इन अनाच्छादित क्षेत्रों में स्थानांतरण होने वाले पौधों के प्रवर्धक अंग या प्रवर्ध्य जैसे बीजाणु, बीज या कायिक संरचनाएं अपने पैतृक आवासों से इन क्षेत्रों में, यानी इन बेरन एरियाज में आगमन करते हैं। दूसरा है आस्थापन, यानी माइग्रेशन के बाद में ये जो नवागंतुक पादप प्रजातियां हैं, ये अनाच्छादित क्षेत्र की नवीन परिस्थिति से समन्वय स्थापित कर लेती है और सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन का प्रयास करने लगती है। इस क्रिया को हम आस्थापन कहते हैं। और तीसरा जो इसका पार्ट है आक्रमण का, वो है समुच्चयन, यानी जो सबसे पहले यहाँ जो पादप प्रजातियां आई, जिसे हम पुरोगामी पादप प्रजातियां कहते हैं, आस्थापन के पश्चात धीरे धीरे प्रजनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करती है एवं समूह या समुच्चय के रूप में एकत्रीकरण होने लगता है। और इस प्रक्रिया को हम समुच्चयन या एग्रीगेशन कहते हैं। अब आक्रमण के अंतर्गत तीनों चरणों के पूरा होने के पश्चात नेक्स्ट जो शुरू होता है चरण, वो है प्रतिस्पर्धा। कि पादप समूह के नई आवास स्थली में और अधिक विकसित हो जाने और विभिन्न पादप प्रजातियों के सदस्यों के बीच में समान प्रकार की आवश्यकताओं के लिए भोजन, आवास, प्रकाश, जल आदि के लिए उनके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। प्रमुखतया उन परिस्थितियों में जब पौधे एक दूसरे के बहुत ही पास उगे हुए, तो वो एक दूसरे को बहुत ही अधिक तरह से, बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से एक दूसरे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इस चरण को हम प्रतिस्पर्धा एवं सहक्रिया भी कहते हैं। पौधों के एग्रीगेशन के फलस्वरूप इनमें स्थान, पोषक तत्वों, प्रकाश तथा वायु आदि को प्राप्त करने के लिए हम पहले पढ़ चुके कि प्रतिस्पर्धा होती है। और यह प्रतिस्पर्धा अंतरजातीय या अंतरजातीय हो सकती है। जो भी पादप इसमें प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होंगे वे अंततः जीवित रहते हैं एवं धीरे धीरे प्रजनन द्वारा अपनी वंशवृद्धि करके समुदाय में प्रभावी हो जाते हैं। और इसके विपरीत वे पौधे जो इस प्रतिस्पर्धा में सफल नहीं हो पाते हैं, वे अपनी दुर्बलता के कारण या तो समुदाय से विलुप्त होते हैं अथवा समुदाय से प्रतिस्थापित होकर के नए स्थानों पर चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है वो प्रतिक्रिया। जैसे जैसे पादपों के समूह एवं इनकी संख्या में वृद्धि अनुक्रमण क्रिया के दौरान बढ़ती जाती है, तो इन पौधों में आपसी स्पर्धा उत्पन्न होती है। बहुलता से उत्पन्न ये पौधे अपने आवासीय स्थल के पर्यावरण को परिवर्तित करने लगते हैं। जब जैविक समुदाय द्वारा अपने पर्यावरण के साथ में अंतरक्रिया होने लगती है और वो पर्यावरण को बदलने का प्रयास करते हैं, इसे हम प्रतिक्रिया कहते हैं। यह अनुक्रमण क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है।
मृत पादप शरीरों इनके अवशेषों के अपघटन द्वारा आवास स्थली की मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। इसके साथ ही जल एवं खनिज पदार्थों का उसमें है जो एकत्रण होने लगता है। साथ ही साथ वहां पर वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, तापमान में कमी आती है। ये बदली हुई सभी परिस्थितियां हैं वहां पर पूरे पहले से विद्यमान पुरोगामी जो समुदाय है उनके लिए जो अनुपयोगी हो जाती है, एवं नए पादप समुदाय द्वारा इन पुरोगामी प्रजातियों को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। धीरे धीरे नई पादप प्रजातियां समुदाय में परिस्फुटन होती है और नए समुदायों का गठन करती है। अब है चरम अवस्था या स्थायीकरण, जो कि पादप अनुक्रमण का अंतिम चरण है, जिसके फलस्वरूप उस समुदाय में चरम अवस्था वाली वनस्पति विकसित हो जाती है और पादप अनुक्रमण अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं से अग्रसर होती हुई अनुक्रमण की प्रक्रिया अंतिम अवस्था में पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप आक्रमण, प्रवास, स्पर्धा, सहक्रिया, प्रतिक्रिया के पश्चात अंत में है जो ये अवस्था आती है, जिसमें पादप रहित नग्न क्षेत्र में पूर्ण विकसित पादप समुदाय का हमें है जो रूप देखने को मिलता है। अनुक्रमण की इस चरम अवस्था में पादप समुदाय और उस क्षेत्र की जलवायु के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाता है और अंततः वहां का पर्यावरण भी स्थायी हो जाता है और पर्यावरण और उसके जैविक घटकों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित हो जाता है। अनुक्रमण की इस अवस्था में पादप समुदाय की संरचना और संगठन में कोई विशेष बदलाव फिर है जो हमें कोई इतना आमूल परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अब पादप समुदाय की विभिन्न प्रजातियों के बीच में आपस में एवं संयुक्त रूप से इनका पर्यावरण के साथ में है जो तालमेल स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार के समुदाय को हम चरम समुदाय और वनस्पति को चरम वनस्पति कहते हैं, तथा अनुक्रमण की इस अवस्था को जिसमें चरम वनस्पति विकसित होते हैं उसको हम बोलते हैं चरम अवस्था कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जो अनुक्रमण है वो क्षेत्र के आधार पर कि किस क्षेत्र में जो अनुक्रमण प्रारंभ हो रहा है उसकी जल की उपस्थिति के आधार पर अनुक्रमण दो प्रकार का है। अगर जलाभाव वाले स्थानों पर अनुक्रमण प्रारंभ होता है तो उसको बोलते हैं शुष्कारंभी, और अगर जलीय आवासों में अनुक्रमण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसको बोलते हैं हम जलारंभी। सुस्तारंभी अनुक्रमण अगर चट्टानों पर संपन्न होता है तो उसको बोलते हैं हम शैलकर्मक, और अगर रेतीले या बालुई टीलों पर अगर अनुक्रमण क्रिया संपन्न होती है तो हम उसे बोलते हैं बालुकीय कर्मक। और जलारंभी के अंतर्गत हम देखते हैं लवण रहित जल में अनुक्रमण होता है तो जलकर्मक, लवण युक्त जल में अनुक्रमण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसको बोलते हैं हम लवण कर्मक, और अगर अम्लीय जल में अनुक्रमण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो इसे बोलते हैं अम्लीय कर्म। अब हम इन विभिन्न प्रकार के अनुक्रमण में से शुष्कारंभी अनुक्रमण के अंतर्गत हम बालुकीय कर्मक और जलारंभी अनुक्रमण के अंतर्गत हम जल कर्मक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जल कर्मक। जल कर्मक से हमारा तात्पर्य है कि इस प्रकार के अनुक्रमण की प्रक्रिया जलीय आवास के अंतर्गत संपन्न होती है, और जलीय आवास के अंतर्गत अनुक्रमण की प्रक्रिया में सबसे पहले जो अवस्था आती है वो है सबमर्ज्ड स्टेज, यानी निमग्न अवस्था। तालाब या सरोवर की 10 से 20 फीट गहराई वाले क्षेत्रों या मध्य भाग में अनुक्रमण की इस अवस्था का प्रारंभ होता है, और इन गहराई वाले क्षेत्रों में अनेकों पादप पलवक जैसे डायटम्स, डेस्माइटिस, साइनोफाइसी एवं क्लोरोफाइसी वर्ग की अनेक शैवाल जातियां हमें देखने को मिलती है। तो इन पादप प्रजातियों का अवतरण पादप अनुक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में होता है, अतः इन्हें हमें जो पादप पलक प्रजातियों को पुरोगामी सदस्य कहते हैं, जो सबमर्ज्ड स्टेज में पाई जाती है। इसके बाद की जो अवस्था होती है जलकर्मक के अंतर्गत वो होती है फ्लोटिंग स्टेज, जिसे हम प्लावमान अवस्था कहते हैं। इसके अंतर्गत जलाशय की 6 से 8 फीट तक की गहराई रह जाने पर प्रारंभ होती है, और इस समय निमग्न पादप और अधिक गहराई वाले स्थानों की ओर अभिगमन करने लगते हैं और इनका स्थान प्लावी पौधों द्वारा ले लिया जाता है।
जलाशय की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरने वाले पौधे जैसे जलकुंभी, साल्विनिया, पिस्टिया, वोल्फिया, है ना, निम्फिया आदि है जो इस फ्लोटिंग स्टेज के अंतर्गत आने वाले पादप समुदाय हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज है वो है आपके रीड स्वैम्प या जड़ अनूप अवस्था। इस अवस्था में किनारों से अपरदित मृदा एवं मृत निमग्न तथा प्लावी पौधों के अवशेषों से बनने वाले ह्यूमस के निरंतर जमा हो जाने से जल की गहराई में और अधिक कमी आती है, क्योंकि जिस तरह से पादप समुदाय की संख्या में और उनकी समष्टि में वृद्धि होती है, तो जलाशय के अंदर जल की अत्यधिक मात्रा का उपयोग होने के साथ में, वाष्पीकरण होने के साथ में, वाष्पोत्सर्जन होने के कारण और जलाशय में धूल और मिट्टी के जमाव के कारण वहाँ की जो पेड़ पौधों की मृत्यु के कारण है जो दिनों दिन जल स्तर के अंदर कमी आती रहती है, जिससे जलाशय की गहराई कम हो जाती है। तो इस सामान्य तौर पर जल की गहराई इस स्टेज में है जो 4 फीट और कभी कभी तो केवल 1 फीट ही रह जाती है। तो इस समय है जो आपको उभयचरी या ऐसे कह सकते हैं कि जो कीचड़ में उगने वाले पादप है जैसे टाइफा, फ्रेगमाइटिस, साइप्रस, रूमेक्स, जंकस आदि देखने को मिलते हैं। ये इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है वो है आपके मार्श मिडो स्टेज, कच्छ सदल अवस्था, ये वाली। इस समय तक तीव्र प्रकाश एवं जल की गहराई में कमी आ जाने से उभयचरी या जड़ अनुपादप समुदाय विलुप्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर गीली मिट्टी या कीचड़ में उगने वाले दलदली पौधे आ जाते हैं, क्योंकि जलाशय में और अधिक गहराई कम हो जाने से पादप समुदाय की संख्या में वृद्धि हो जाने से जल की मात्रा कम हो जाती है और वहां पर जलाशय में जल के स्थान पर जो हमें कीचड़ देखने को मिलता है। और ऐसे दलदली क्षेत्र में पॉलीगोनम, एडिनोस्टेमा और आइपोमिया जैसी पादप प्रजातियां देखने को मिलती है और इन पौधों के प्रकंद की शाखाएं एक जाल के रूप में मिट्टी में फैल जाती है। नेक्स्ट स्टेज है पादप अनुक्रमण, जल अनुक्रमण के अंतर्गत वो है आपके वुडलैंड स्टेज, वुडलैंड स्टेज यानी वनस्थलीय अवस्था। ज्यों ज्यों धीरे धीरे जलाशय क्षेत्रों में अब दलदली पौधे विलुप्त होने लगते हैं, वर्ष की अधिकांश अवधि में यहाँ मिट्टी सूखी रहने लगती है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में यहाँ स्थलीय पादप उगने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जलाशय में दिन प्रतिदिन जल की कमी होती रहती है और वहां पर जल प्रतिकूल परिस्थितियों के बढ़ते प्रभाव के कारण इस प्रकार की वनस्पति विकसित होती है जो कि अपने जल की कम मात्रा में भी अपना स्वतंत्रता पूर्वक सफलता पूर्वक जीवन यापन कर सके। तो ऐसी कंडीशन में अब है जो काष्ठीय वनस्पति का विकास होने लगता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में यहाँ ऐसे स्तरीय पादप अब उगने लगते हैं जो कि मृदा की जलाक्रांत स्थिति को सहन करने की क्षमता होती है। जलाक्रांत यानी मृदा है जो मृदा के अंदर जल की मात्रा तो काफी अधिक होती है, लेकिन है जो वो अब जलीय आवास की तरह से वो पूर्ण रूप से जल नहीं होता है। तो यहाँ सर्वप्रथम शाकीय पादप, फिर काष्ठीय, बाद में वृक्ष उगने लगते हैं। शाकीय पौधों में जैंथियम, झाड़ियों में सैलेक्स आदि उल्लेखनीय है। और इन पौधों की जड़ें भूमि की गहराई तक भेदन न करके सतह के नीचे एक जाल के रूप में फैल जाती है, क्योंकि मृदा में जल की मात्रा सतह के नीचे प्राप्त होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेज है वो है क्लाइमैक्स फॉरेस्ट यानी चरम वन अवस्था। और ये अवस्था आने तक इस स्थान की भूमि में निरंतर ह्यूमस की मात्रा बढ़ती जाती है। इसके साथ ही मृदा में अनेक अपघटनकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या में भी वृद्धि होती है। उपयुक्त सभी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, जिसकी वजह से पॉपुलस, एलनस एवं क्योरकस इत्यादि वृक्षों की बहुलता वाला एक मिश्रित वन विकसित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जलकर्मक के अंतर्गत सबमर्ज्ड स्टेज से लेकर के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अंत में उस स्थान पर है जो हमें एक चरम वन समुदाय देखने को मिलता है। दूसरा है वो है मरुकर्मक। मरुकर्मक से हमारा तात्पर्य है कि शुष्कारंभी अर्थात जलाभाव स्थानों वाले स्थानों पर होने वाले अनुक्रमण। और मरुकर्मक के अंतर्गत यहाँ हम रेतीले टीलों पर होने वाले अनुक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे।
और जिसको हम इंग्लिश में सेमोसियर बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के रेतीले टीलों पर होने वाले अनुक्रमण के अंतर्गत सबसे पहले पुरोगामी पादपों के रूप में हम देखेंगे रेत को, जो अंदर कम उपजाऊ रेत के अंदर भी पनपने वाले, वो है इंडिगोफोरा अर्जेंटिया स्पीसीज, जो कि पुरोगामी पादप के रूप में काम करती है। इसके बाद में धीरे धीरे ज्यो ज्यो बालुई टीलों की इन पुरोगामी सदस्यों के मृत्यु होने से उत्पादकता मात्रा में वृद्धि होती है, तो इनको प्रतिस्थापित करते हुए अन्य पादप प्रजातियों का आगमन होता है। और इसके अंतर्गत हमें डेक्टाइलोट्रिनियम सिंडिकम, उसके बाद में क्रोटोलेरिया का प्रतिस्थापन सिम्बोपोगोन के द्वारा। ये सभी जो घासें हैं, ये है जो बालू जो होती है, मोटे कणों वाली जो लूज होती है, हवा के द्वारा इधर उधर उड़ती है, उनको बांधने का कार्य करती है। इसके फलस्वरूप उस रेतीले टीले का स्थायीकरण हो जाता है और बाद में है जो आगे से आगे उसके अंदर बड़ी बड़ी वनस्पतियां विकसित होती है। इसके बाद में मेटेनस इमार्जिनेटा, और मेटेनस इमार्जिनेटा के बाद में प्रोसोपिस सिंदरेडिया, जो कि राजस्थान का कल्प वृक्ष है, और साथ ही साथ साल्वेडोरा ओलियोइडेस इत्यादि चरम वन विकसित हो जाते हैं उस रेतीले टीले पर। इसके अलावा एक और मरुक्रमक का जो लाइन है वो है इंडिगोफोरा अर्जेंटिया के बाद में क्रोटोलेरिया ब्राविया, जो कि रूट को बांधने का कार्य करती है। इसके बाद में कैलिगोनम पॉलीगोनिडस, जिसे हम फोक कहते हैं। उसके बाद में मेटेनस इमार्जिनेटा, टिक्कोमेला अंडुलेटा, जो कि जिसे हम राजस्थान का सागवान कहते हैं, मारवाड़ का सागवान, सॉरी। और उसके बाद में चरम वनस्पति के रूप में साल्वेडोरा ओलियोइडेस, प्रोसोपिस सिंदरेडिया इत्यादि वेजिटेशंस हमें इन रेतीले टीलों पर देखने को मिलती है। थैंक्स।